जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और अभी पाठ चालू कर रखे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह अलग अलग स्थानों में प्लेस करवा के उसी के फलों की चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि लग्नानुसार, भाव अनुसार, राशि अनुसार, नक्षत्र अनुसार इन सबको सम्मिलित करके वो पाठों की चर्चा कर रहे हैं। प्रायकर हम लोग पुस्तकों में हो या चैनल में हो, हम लोग भाव अनुसार समझते हैं, लग्न अनुसार अलग से समझते हैं और नक्षत्र अनुसार तो कोई पाठ जल्द जनरली मिलते नहीं है। ये सब अभ्यास की बातें हैं, अभ्यास के द्वारा ही आपको पता चलेगा। हम लोग थोड़ी कोशिश करते हैं कि सबको सम्मिलित करके कैसा फल किसी ग्रह का कैसा प्राप्त हो सकता है। हालांकि ये सब चीज़ के लिए आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास के बगैर कुछ नहीं होगा। एक ही ग्रह एक ही जगह में बैठा हुआ अलग अलग फल अंशानुसार और नक्षत्र अनुसार और लग्न अनुसार चेंज हो जाता है। तो ये सब चीजें अभ्यास जब तक नहीं करेंगे, पुस्तकों में एक ही श्लोक को लिखे हुए को दूसरा श्लोक काट देता है। अब आपकी विवेक बुद्धि किस तरह से समझने की चेष्टा कर रही है आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप डीप अध्ययन करने जाएंगे तो वो श्लोक काट नहीं रहा है, लेकिन नॉर्मल अगर अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि एक में लिखा है कि 7वें स्थान में ये ग्रह अच्छा फल देगा और दूसरे स्थान में लिखा है कि इस स्थान में ये ग्रह बैठा हुआ खराब फल देगा। तो ये सब चीजें अभ्यास के द्वारा और उस श्लोक का डीप अध्ययन जब तक आप करेंगे नहीं, हालांकि हम लोग पूरी तरह किसी भी ग्रह को एक वीडियो में समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा डिपार्टमेंट समझ लो, आप वर्ग समझ लो, हर चीज़ों का अपना अपना महत्व है, जिसमें चर दशा हो, योगिनी दशा हो, महादशा हो, वर्ग कुंडली हो, अष्टक वर्ग हो, तो सबका सम्मिलित करके संपूर्ण नॉलेज तो एक वीडियो में देना मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। कोशिश की है, अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप उसको अभ्यास में किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह तुला राशि में सप्तम स्थान में मेष लगन में किस तरह का फल देंगे। अब सप्तम स्थान में शुक्र ग्रह के फल के बारे में अगर बात की जाए तो सप्तम स्थान में शुक्र ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, और मेष लगन में तो तुला राशि के हो गए तो अच्छा ही फल देंगे। अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छे पति मिलेंगे। नॉर्मल जो कॉमन सेंस या जिसको बोला जाता है कि शांत प्रिय आदमी या शांति प्रिय लेडी, जो बहुत ही सुचारू रूप से अपने परिवार को या अपने पति को या अपनी पत्नी के साथ रिलेशन रखेगा, वैसा कुछ शुक्र ग्रह सप्तम स्थान में फल देगा। यहाँ से आपको पार्टनरशिप का बिजनेस हो या डेली रोजगार का बिजनेस कोई हो या छोटे मोटे घरेलू झगड़े से संबंधित भी सातवां स्थान या सातवां भाव देखा जाता है। यात्रा और व्यापार का भी है, साझेदारी का व्यापार हो, और पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसको भी सातवें स्थान से ही हम लोग देखते हैं। तो सप्तम स्थान में अगर अपनी राशि में शुक्र ग्रह बैठा होता है तो इन सब भावों को या इन सब कारकों को बल देता है। हालांकि इसमें जो घरेलू झगड़े जो देखे जाते हैं वो सब कारक शुक्र ग्रह बैठने की वजह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह कभी भी सप्तम स्थान में अपनी राशि पे अगर बैठता है तो आपको घरेलू झगड़े नहीं देगा, आपको घरेलू प्यार दे सकता है, झगड़े नहीं देगा। ये बात कंफर्म है। मेष लगन की चर्चा हो रही है, आप दूसरे किसी लग्न के हिसाब से आप उसको मत समझिएगा, यहाँ पे मेष लगन की चर्चा हो रही। लेकिन ये चर्चा तो हो गई राशि अनुसार और लग्न अनुसार, भाव के कारक के हिसाब से, क्योंकि शुक्र ग्रह का भी कारक जो है वो सप्तम भाव के कारकों से बहुत कुछ मैच करता है, इसलिए शुक्र ग्रह यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब बाकी ग्रहों की दृष्टियां या बाकी ग्रहों की युतियां फलों को हमेशा चेंज करती है, तो वो आपको अपने प्रिडिक्शन में जब भी आपको देखना हो तो आपको अपनी विवेक बुद्धि का निर्माण आपके दिमाग में या आपके मन में होना जरूरी है कि बाकी ग्रह की युतियां वगैरह कैसा फल देगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ हम लोग चर्चा केवल कर रहे हैं स्वतंत्र प्रभाव लेके, कोई भी ग्रह उसके सब सम्मिलित चीज़ों की, जिसको राशि अनुसार बोल सकते हैं आप, भाव अनुसार बोल सकते हैं आप,
लग्न अनुसार बोल सकते हैं और नक्षत्र अनुसार बोल सकते हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। अब कोई भी ग्रह जब विषम राशि में बैठता है तो उसके बल के विषय में जो बताया जाता है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेगा, 6 से 12 अंश तक वो कुमारावस्था में रहेगा और 12 से 18 अंश तक वो युवावस्था में रहेगा, 18 से 24 अंश तक वो वृद्धावस्था में रहेगा और 24 से 30 अंश तक वो मृतावस्था में रहेगा। अब इसके फल देने की जब बल के हिसाब से बात होती है तो बाल्यावस्था और मृतावस्था वाले ग्रह, उनके फलों में बहुत कमी रहती है। मतलब आप पूर्ण फल से 25% का अगर परसेंटेज वाइज देखें तो वो हिसाब समझिए, और कुमारावस्था और वृद्धावस्था वाले 50%। युवावस्था वाला जो 12 से लेकर 18 अंश का हर ग्रह, चाहे सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, युवा ही रहेगा, तो उसमें वो संपूर्ण फल आपको प्रदान करेगा। ये चीजें या ये जो बात है ये पुस्तकों से भी मिल जाती है और आप अगर कहीं पे अध्ययन कर रहे हैं तो वहां भी मिल जाती है। लेकिन क्या सही ऐसे की ऐसे कुंडली में लगेगी, ये आपकी अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका अभ्यास कैसे है तरह तरह की कुंडलियों में। क्योंकि कुंडली में जो समय आपका जन्म हुआ उस लग्न का अंश बहुत ज्यादा मैटर करता है इन सब अंशों को वहां पे मिलाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको अभ्यास के द्वारा ही पता चलेगा, ऐसे किसी के बताने से बहुत मुश्किल है समझना। मैं एक छोटा सा हिंट बता सकता हूं आपको कि अंश जब भी आप देखो इनका कौन सा ग्रह बली होगा, वो आपके कुंडली के लग्न के अंश के अनुरूप या समकक्ष जो ग्रह रहते हैं वो बली होते हैं। चाहे वो 30 अंश वाले हो, चाहे 6 अंश वाले हो, चाहे 12 या 24 वाले हो। कुंडली का अंश देख लीजिए, अगर कुंडली आपकी 27 अंश वाली है और आपके ग्रह 24 से 30 वाले हैं तो वो पूर्ण बली रहेंगी। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 अगर शुक्र तुला राशि में 6.40 डिग्री तक हो तो वो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, और चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल ग्रह को प्रदान है, और मंगल ग्रह आपके लग्न का भी स्वामित्व प्रदान है, अष्टम स्थान का भी स्वामित्व मंगल ग्रह को प्रदान है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ प्लेस है। जब आपको इसका फलादेश करना हो, सप्तम स्थान में शुक्र देव का तुला राशि पे और चित्रा नक्षत्र में अगर शुक्र देव है तो आपको मंगल का प्लेसमेंट अपनी कुंडली में देखना जरूरी है। क्या मंगल की कोई दृष्टि है या मंगल की कहीं पे कोई दृष्टि नहीं है और मंगल शुभ भावों में या अशुभ भावों में जैसे भी हो कहीं पे विराजमान है, तब फिर ये जो चित्रा नक्षत्र वाले कारक है वो शुक्र ग्रह के ऊपर कुछ विशेष इफेक्ट करेंगे। अब चित्रा नक्षत्र के कारक जो शुक्र ग्रह से संबंधित है उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जातक वस्त्र वगैरह निर्माण से संबंधित कोई न कोई काम कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर छठे स्थान का, जैसे बुध देव है, बुध देव का अगर प्लेसमेंट छठे स्थान में ही हो या बुध देव का प्लेसमेंट इनके साथ हो जाए तब फिर ये मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, सर्जरी वगैरह में भी जा सकते हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में 6.40 डिग्री तक। तो चित्रा नक्षत्र कुछ मेडिकल लाइन और सर्जरी के लाइन वगैरह की भी, इंजीनियरिंग वगैरह का भी कारक है। हालांकि शुक्र ये सब चीजों का कारक नहीं है, लेकिन अगर छठे स्थान का स्वामित्व लेके बुध देव का युति हो जाए तब एक अलग बात है। हर ग्रह की युति बतानी बहुत मुश्किल है, आपको वो अपने विवेक अनुसार उस चीज को लगानी पड़ेगी। उसके बाद में 6.40 डिग्री से 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे शुक्रदेव तुला राशि में, और स्वाति नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे आप कैसा फल समझेंगे, पहले तो आपको यह समझना है कि राहु देव आपकी कुंडली में प्लेस कहाँ है, अच्छे भावों में है, खराब भावों में है, या कोई दृष्टि वगैरह तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है तब आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वाति नक्षत्र से संबंधित जो भी चीजें इसमें ज्यादातर शुक्र यात्रा से विलोम करेगा, क्योंकि यात्रा भी स्वाति नक्षत्र का ही कारकत्व है। और बहुत से कारकत्व है, जैसे घोड़े हो, वाहन से संबंधित हो सकते हैं, या व्यापारी या कृषि भंडार से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन जब 7वें स्थान में वो कारक हम लोग मिलाएंगे तो उसी के समकक्ष कुछ कारकों को आपको देखना पड़ेगा। बाकी सब कारकों के लिए उन स्थानों का स्वामित्व जिनको प्राप्त है उनको देखना, तब जाके वो कारक प्रभावी हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे यात्रा या वाहन से संबंधित हम लोग
शुक्र देव को स्वाति नक्षत्र में देख सकते हैं। या तो आप यात्राएं बहुत करेंगे और बिजनेस की वजह से यात्राएं करेंगे, या फिर ऐसे वाहन वगैरह का कोई बिजनेस करेंगे जिनमें आपकी जर्नी भी होती हो और आपके पास एनी टाइम वाहन की, अच्छे वाहनों की भरपूर मात्रा रहती हो, तो ऐसा कोई काम हो सकता है। उसके बाद में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण रहेगा। मतलब आपके शुक्र देव तुला राशि में अगर सप्तम स्थान में हो तो 20 से 30 डिग्री तक वो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त हो। गुरुदेव की कुंडली में प्लेसमेंट आपको देखनी है, युति या दृष्टि है कि नहीं उसका पता रखना ही है। उसके अलावा अगर विशाखा नक्षत्र के कारकत्वों की बात की जाए तो खासकर फल फूलों का व्यवसाय हो, या नृत्य संगीत में रुचि हो, धन संग्रह हो, या फिर ऐसे कोई काम जिसमें आपको फैसला देना पड़े, लाइक जज वगैरह, या फिर आप सरपंच वगैरह गांवों के, कुछ ऐसी कोई काम जो आपको सत्ता से नज़दीक रखे, या वैसी कोई सर्विस जिसमें आपको लोगों को फैसला सुनाना पड़े, ये सही है ये गलत है, तो ऐसे कुछ कारकत्व विशाखा नक्षत्र के होते हैं। अगर सप्तम स्थान में इन कारकत्वों से संबंधित देखा जाए तो आदमी नृत्य संगीत में रुचि हो सकती है, आदमी को फल फूलों का कोई व्यवसाय हो सकता है, या आदमी धन संग्रह में कुछ ज़्यादा रुचि ले सकता है, क्योंकि शुक्र देव भी यही सब सेम चीज़ों के कारक है। और व्यवसाय से संबंधित भी 7वां स्थान देखा जाता है, धन से संबंधित भी देखा जाता है कि व्यवसाय में आपको धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज़ें आपके विशाखा नक्षत्र में होने की वजह से आपके साथ हो सकती है। किसी भी भाव को जब हम लोग देखते हैं तो उस भाव के कारकत्व और उस ग्रह के कारकत्व, उसके बाद में जिस नक्षत्र में वो प्लेस है उस नक्षत्र के कारकत्व, हालांकि नक्षत्र के कारकत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह है और कौन सा भाव है। उसके बाद में उस भाव अनुसार, उस ग्रह अनुसार उस नक्षत्र के कारकत्वों को देखना है, वो उसके साथ सम्मिलित करना है। अब बाकी कारकत्वों से संबंधित कोई ग्रह अगर उसके साथ युति कर रहा हो, या अगर उसको कोई दृष्टि दे रहा हो, तब वो कारकत्वों का ऐड आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्वतंत्र प्रभाव है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह की युति नहीं है, तब फिर उन कारकत्वों को ऐड मत कीजिए। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योतिष में हमेशा अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि एक ही राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं। अब वो 2.25 नक्षत्र में भी ये जो चीजें मैंने आपको बता रहा हूं, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें भी बहुत डीप अध्ययन की जरूरत है, क्योंकि चरणों का भी विशेष योगदान होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो आप ये सोचिए कि एक राशि में 9 चरण आते हैं 2.25 नक्षत्रों के। अब चरणों में कौन से चरण में कौन सा ग्रह आपका प्लेस है, ये एकदम सूक्ष्म अध्ययन हो गया। आप उसको अगर आपको प्रिडिक्ट करना आ गया तो आप समय तक निकाल सकते हैं, और उसी समय को अष्टक वर्ग के द्वारा, या दशा महादशा और अंतरदशा के द्वारा, या फिर आप उसको योगिनी दशा के द्वारा पूरा समय वगैरह आप नोटिंग कर सकते हैं कि कौन से समय में हमारे साथ क्या हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ है। मेरी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हो उसी के अनुसार आप प्रिडिक्ट भी करें, फलादेश भी करें, लेकिन अभ्यास करें। जब फलादेश वाला काम या टाइम आए उसके पहले आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आपका जो फलादेश है उसमें कम से कम 70 से 90% तक की एक्यूरेसी हो जाए। मेरी कोशिश यही है। बाकी आप लोग बताएंगे कि पाठ आपको कैसे लग रहे हैं। पाठ से संबंधित कोई भी कमेंट हो आप इसमें कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।